बीसीसीआई आज जहां आईपीएल से हजारों करोड़ों रुपए मुनाफा कमाती है, एक समय पर बीसीसीआई खुद आईपीएल जैसे किसी लीग के शुरू होने का विरोध कर रही थी। इनफैक्ट आईपीएल को तो बीसीसीआई ने एक मजबूरी में शुरू किया था, और वो भी किसी दूसरे का आइडिया चुराकर। अगर आपको लगता है कि इंडियन प्रीमियर लीग बीसीसीआई की सोची समझी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी के साथ शुरू किया गया एक नया कॉन्सेप्ट था, तो आप गलत हैं। आज की तारीख में सभी लोग आईपीएल शुरू करने का क्रेडिट ललित मोदी को देते हैं, लेकिन आईपीएल शुरू होने का असल क्रेडिट तो एसएल ग्रुप और जी मीडिया के फाउंडर सुभाष चंद्र गोयनका को जाना चाहिए। लेकिन कैसे ये कहानी बहुत ज्यादा मजेदार हुई, और ताज्जुब की बात यह है कि बीसीसीआई के कड़े कंट्रोल की वजह से इस कहानी के बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है। लेकिन आप टेंशन मत लो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा, जिससे आप खुद भी देखेंगे कि कैसे बीसीसीआई ने आईसीएल के पोटेंशियल का गला घोटकर आईपीएल को बनाया। 2000 तक आते आते सिर्फ एक स्पोर्ट था जिसे पूरा देश देखता था, और ऐसे कड़ी अटेंशन से देखता था कि ब्रॉडकास्टिंग मैच के बीच ऐड दिखाकर बड़ा पैसा कमाने लगे थे। ये स्पोर्ट क्रिकेट था, और अब देश भर के बिजनेसमैन को यह दिख गया था कि अगर इंडियन स्पोर्ट इकोनॉमी में कहीं भी पैसा है तो वो सिर्फ क्रिकेट में ही है। इसी सोच के साथ सभी बड़े बड़े ब्रॉडकास्टर बीसीसीआई से ब्रॉडकास्टिंग राइट के लिए बड़ी बड़ी बोली लगाने लगे। इंडियन मैचेस के ब्रॉडकास्टिंग राइट इतनी ज्यादा कीमत पर बिकते थे कि इसी अमाउंट से बीसीसीआई इस वक्त तक दुनिया का रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड बन गया। इस पूरे एक्सपेंशन ऑफ क्रिकेट से अगर कोई सबसे ज्यादा पैसा कमा रहा था तो बीसीसीआई था। यहीं पर मैदान पर एंट्री होती है बिलियनियर बिजनेसमैन सुभाष चंद्र गोयनका की। टीवी को ऑर्न करने वाली कंपनी एसआई ग्रुप के मालिक सुभाष चंद्र गोयनका की। उस वक्त इंडियन प्रीमियर लीग के सबसे बड़े बिजनेसमैन थे, और इनको जो बात अलग बनाती थी वो थी इनकी क्रिकेट में दिलचस्पी। सुभाष चंद्र गोयनका अमीर तो थे, पर वो इंडियन क्रिकेट की बढ़ती ग्रोथ से खुद को लेफ्ट आउट भी पाते थे। उनके सामने ही हर दिन के साथ इंडियन क्रिकेट में करोड़ों रुपए आ रहे थे। प्लेयर से लेकर ऑफिशियल तक सबका नाम पूरी दुनिया में फैल रहा था। इसी बढ़ती ग्रोथ का हिस्सा वो भी बनना चाहते थे, और इसीलिए 2004 में उन्होंने बीसीसीआई से ब्रॉडकास्टिंग राइट खरीदने की कोशिश शुरू कर दी। सुभाष चंद्र गोयनका उस वक्त पर एक बड़ा नाम थे, उनके अच्छे पॉलिटिकल कनेक्शन भी थे, तो बीसीसीआई ने भी उनकी रिक्वेस्ट को एंटरटेन करना शुरू किया, और उन्होंने ऑलमोस्ट ब्रॉडकास्टिंग राइट का टेंडर ही दे दिया। लेकिन तभी बीसीसीआई ने अपने कदम पीछे कर लिए, स्टार स्पोर्ट के राइट देने की तरफ अपने कदम आगे बढ़ाए। इस वक्त तक मीडिया में एक खबर छप चुकी थी कि जी ग्रुप को इंडियन क्रिकेट के ब्रॉडकास्टिंग राइट मिल गए हैं, और इसी वजह से जब बीसीसीआई ने अपना फैसला बदला तो इससे सुभाष गोयनका बड़े हर्ट हुए थे। यहीं से सुभाष गोयनका और बीसीसीआई के बीच खटास पैदा होनी शुरू हुई। एक कॉन्ट्रैक्ट जो ऑलमोस्ट उन्हें मिल गया था उनसे छीन भी लिया गया, और इसी गुस्से में सुभाष गोयनका बीसीसीआई को बॉम्बे हाई कोर्ट ले गए। वहाँ यह केस चला, लेकिन सुभाष गोयनका के हक में फैसला नहीं आया। अब उनकी फ्रस्ट्रेट थोड़ी और बढ़ गई, और अपने बिलियनियर स्टेटस के होते हुए भी उन्होंने बीसीसीआई के खिलाफ मानो एक मेंटल बैटल बो दी थी, जहाँ वह किसी भी तरह से खुद को बीसीसीआई से बड़ा दिखाना चाहते थे। इस बीच T20 क्रिकेट की शुरुआत हुई, और 2007 में पहली बार T20 वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया गया। इस वर्ल्ड कप को खेलने इंडिया की एक यंग प्लेयर की फ्रेश टीम गई, और पहले T20 वर्ल्ड कप को इंडिया ने जीत लिया। इंडियन फैंस के लिए यह एक बहुत बड़ी मूवमेंट थी। इंडिया 1983 के बाद पहली बार कोई आईसीसी ट्रॉफी जीत रही थी, और इसका नतीजा यह हुआ कि इंडिया में क्रिकेट की पॉपुलर रातों रात कई गुना बढ़ गई। पूरी इंडियन टीम सुपरस्टार बन गई, और MS धोनी, युवराज सिंह जैसे प्लेयर क्रिकेट के आइकन बन गए। इस T20 वर्ल्ड कप के सभी इवेंट को साइड लाइन से सुभाष गोयनका भी देख रहे थे। बीसीसीआई उन्हें ठुकराकर और ज्यादा ग्रोथ हासिल कर रही थी। इस बात ने जाहिर तौर पर उनके फ्रस्ट्रेशन और गुस्से की ओर बढ़ा दिया। इंडियन क्रिकेट में अब अनरियल अमाउंट ऑफ मनी आ रही थी, इतना पैसा जितना इंडियन इकोनॉमी में कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था। जिस कंपनी को देखो वही इंडियन क्रिकेट से एसोसिएट करना चाहती थी, और मानो बीसीसीआई की तरफ पैसे की नदी बह रही थी। इसी नदी में अब सुभाष गोयनका भी अपने हाथ गीले करना चाहते थे। सुभाष गोयनका के मन में एक ऐसा आइडिया आया जो सब कुछ बदलने वाला था। कई मायने में क्रिकेट को ही बदलने वाला था। यह आइडिया वाकई बहुत बड़ा था। उन्होंने इस वक्त रियलाइज करा कि अगर बीसीसीआई मुझसे हाथ नहीं मिलाना चाहती है तो ना सही, मुझे भी उनकी जरूरत नहीं है। मिस्टर गोयनका ने मैटर्स अपने हाथों में ले लिया, और पूरी जिम्मेदारी के साथ एक प्लान बनाया। दरअसल इस वक्त पर मिस्टर गोयनका को दिखा कि दुनिया में स्पोर्ट लीग्स बहुत तेजी से ग्रोथ हो रही है। यूरोपियन लीग हो या फिर अमेरिकन फुटबॉल लीग, जहाँ देखो वहाँ ऐसी लीग के अराउंड बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस खड़े किए जा रहे हैं, और इस लीग की वैल्यूएशन बिलियंस ऑफ डॉलर तक पहुँच रही थी। सुभाष गोयनका ने सोचा कि अगर मैं एक ऐसी ही लीग इंडिया में शुरू कर दूं, और एक बार मैं ये प्रूव कर दूं कि मेरे आइडिया से इंडियन क्रिकेट सालों तक करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, तो बीसीसीआई तो क्या आईसीसी भी इन करोड़ों रुपए के आगे झुक जाएगी। सुभाष गोयनका ने अपने कमाए हुए पैसों का एक बड़ा हिस्सा अलग किया, और अब वो तैयार थे इंडिया की अब तक की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग की खुद को फाइनेंस करने के लिए, और इसे पैन इंडिया फेमस करने के लिए उन्होंने इस लीग का नाम दिया ICL, इंडियन क्रिकेट लीग। खैर सिर्फ नाम रखने से कोई सक्सेसफुल नहीं बन जाता, लीग को जरूरत थी प्लेयर्स की, और यहीं पर उन्होंने हर तरफ से प्लेयर को साइन करना शुरू कर दिया।
दिया। अपकमिंग डोमेस्टिक टैलेंट से लेकर इंटरनेशनल तक मिस्टर गोयनका इस सभी प्लेयर्स को इनकी पिछली फीस से ज्यादा ऑफर कर रहे थे और इसी फीस को देखकर ज्यादा प्लेयर्स का इंटरेस्ट आईसीएल में बढ़ने लगा। लीग की प्लानिंग हर दिन के साथ बेहतर होती जा रही थी और अब जब लग रहा था कि लीग इससे और बड़ी क्या ही होगी, तभी हुई सबसे बड़ी डेवलपमेंट। आईसीएल से एक ऐसा क्रिकेट सुपरस्टार जुड़ा जिससे भारत के कई जनरेशन के इमोशन जुड़े हुए थे। उस वक्त तक के ओडीआई वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन कपिल देव ने फैसला करा कि वह आईसीएल के ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे और इस लीग को एक बड़ा बिजनेस सक्सेस बनाकर ही मानेंगे। इसी क्रम में कपिल देव ने पूरी शिद्दत से आईसीएल को प्रमोट करना शुरू कर दिया और जैसे ही कपिल देव इस लीग से जुड़े वैसे ही और भी ज्यादा प्लेयर्स का इंटरेस्ट लीग में बढ़ने लगा। आईसीएल ने अपने बोर्ड मेंबर में भी कुछ ऐसे इंटरनेशनल क्रिकेटर को जोड़ा जो इंटरनेशनल क्रिकेट में बड़ा काम कर चुके थे, जैसे टोनी ग्रेग, डीन जोनस और केरन मोरो। पहले कपिल देव और फिर इन प्लेयर्स को आईसीएल से जुड़ता देख अब बीसीसीआई आईसीएल को इग्नोर नहीं कर पा रही थी। इनफैक्ट अब तो पैनिक मूड में आ गए थे, जहां वो किसी भी तरह से लीग को होने से रोकना चाहते थे। बीसीसीआई को चिंता थी कि कहीं उनके कंट्रोल तले से हजारों करोड़ रुपए का बिजनेस न चला जाए और कहीं इंडियन क्रिकेट की पूरी अटेंशन आईसीएल न खा जाए। बीसीसीआई ने अनाउंस करा कि आईसीएल एक रेबल लीग है और इस लीग के लिए बीसीसीआई ने अप्रूव नहीं दिया है। इसीलिए जो भी कोई इस लीग को खुद से जोड़ रहा है तो सावधान हो जाए, क्योंकि फिर से बीसीसीआई में उनकी दाल कभी नहीं गलने वाली है। यहीं पर बीसीसीआई ने कुछ और कड़े कदम उठाए और कपिल देव और किरण मोरे को बीसीसीआई से सस्पेंड कर दिया। डोमेस्टिक लीग के प्लेयर को आईसीएल की तरफ जाने से रोकने के लिए बीसीसीआई ने उनकी सैलरी डबल से ज्यादा बढ़ा दी। जहां प्लेयर को पर मैच 10,000 रूपए मिलते थे, वहीं अब वो बढ़कर 35,000 कर दिए गए हैं। बीसीसीआई हर तरफ से आईसीएल का पत्ता साफ करना चाहती थी। इसके अलावा आईसीएल को ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके प्लेयर्स को भी बीसीसीआई ने क्लियर वार्निंग दे दी और वो आईसीएल को छोड़ दें, नहीं तो फ्यूचर में बीसीसीआई के किसी भी क्रिकेट फॉर्मेट में और इंडियन क्रिकेट लीग में वो जगह नहीं बना पाएंगे। इसी डर से कई यंग क्रिकेट जो आगे चलकर क्रिकेट में अपना कैरियर बनाना चाहते थे, उन्होंने आईसीएल छोड़ दिया। बीसीसीआई यही नहीं रुका, आईसीसी और दूसरे इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड को भी आईसीएल के खिलाफ भड़काया और आईसीएल की क्रिएटिविटी पर सवाल उठाए। इससे हुआ यह कि कई क्रिकेट बोर्ड जैसे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपने प्लेयर को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए कि वो आईसीएल से दूर रहें। इसके अलावा बीसीसीआई ने इंडिया के लगभग सभी बड़े क्रिकेट स्टेडियम को बुक कर लिया ताकि आईसीएल कोई भी बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट न करा सके। इस सब के बाद जब सुभाष गोयनका का सब्र का बांध टूटा तो अगस्त 2007 में आईसीएल ने बीसीसीआई के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया, जिसमें बीसीसीआई पर आईसीएल को धमकाने का सीरियस चार्ज लगाया गया और आईसीएल ने दिल्ली हाई कोर्ट से गुहार लगाई कि वो बीसीसीआई को उनकी लीग में इंटरफेयर करने से रोक दें। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने आईसीएल के पक्ष में फैसला सुनाया। साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि कारपोरेटर जायंट्स के बीच हो रही इस लड़ाई में क्रिकेट प्लेयर का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। इस तरह से सुभाष गोयनका का ड्रीम प्रोजेक्ट आईसीएल शुरू हुआ, जिसमें भले ही टॉप इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर्स नहीं खेल रहे थे, बट स्टिल इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के 4 इंटरनेशनल टीम और 9 डोमेस्टिक टीम के बीच ये टूर्नामेंट खेला गया। आईसीएल में इंडिया की मेजर सिटी जैसे मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, अहमदाबाद और हैदराबाद की सिटी बेस्ट फ्रेंचाइजी टीम खेल रही थी। साथ ही पाकिस्तान की लाहौर और बांग्लादेश की ढाका की टीम भी इस लीग में शामिल थी। इसके कुछ बेबीलोन प्लेयर के बारे में आपको बताता हूँ। बैटिंग लेजेंड ब्रायन लारा जो मुंबई टीम के कैप्टन थे, वो आईसीएल की सबसे बड़ी अट्रैक्शन में से एक बने। इनके अलावा क्रिस हैरियस, नेथल एसल, एजमाम उल हक, अब्दुल रज्जाक, स्टुअर्ट बिन्नी और अंबाती रायडू जैसे प्लेयर इस लीग के वेल नोन प्रोसेस बने। आईसीएल की ढाका टीम में बांग्लादेश के कई इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी भी शामिल थे, जिससे डिस्ट्रीब्यूट और ज्यादा बढ़ गए। इसीलिए बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड ने उन सभी प्लेयर पर 10 साल का बैन लगा दिया। यही नहीं, आईसीसी ने अपने सीईओ मैल्कम स्पीड के जरिए ये बयान दिया कि सुभाष चंद्र के आईसीएल को तब तक मान्यता नहीं दी जाएगी जब तक बीसीसीआई इसे अप्रूव न करे। दुनिया के सबसे रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड के आगे सुभाष गोयनका का आईसीएल फीका पड़ता दिख रहा था। आईसीएल को बड़ा झटका तब लगा जब कपिल देव ने बीसीसीआई को इन्फॉर्म किया कि उन्होंने आईसीएल से रिजाइन कर दिया और इस सब के बैकड्रॉप में बीसीसीआई खुद अपनी एक T20 लीग की प्लानिंग शुरू कर चुका था, क्योंकि बीसीसीआई ने बात समझ ली थी कि T20 ही क्रिकेट का फ्यूचर है और अगर वक्त रहते ही व्यूअर्स की T20 देखने की डिमांड पर कैपिटलाइज नहीं करा तो ये बीसीसीआई के लिए एक बड़ा नुकसान की बात होगी और आईसीएल जैसी लीग को ज्यादा वक्त दबाए रखना भी उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। बीसीसीआई ने अपनी T20 लीग को ऑर्गेनाइज करवाने की जिम्मेदारी ललित मोदी को दी, जिन्होंने आईसीएल से इंस्पायर होकर आईपीएल के स्ट्रक्चर की प्लानिंग शुरू कर दी। जल्द ही बीसीसीआई ने अनाउंस किया कि वो अपनी T20 लीग को होस्ट करने जा रहे हैं, जिसमें दुनिया के सभी बड़े प्लेयर हिस्सा लेंगे और इस लीग का नाम आईपीएल होगा, द इंडियन प्रीमियर लीग। आईपीएल शुरू हुआ तो शुरुआत से ही पॉपुलर के चरम पर पहुंच गया और इसी पॉपुलर के तले कहीं दब चुकी थी सुभाष गोयनका की आईसीएल और साथ ही दब चुके थे सुभाष गोयनका की एक बड़ी लीग बनाने के सपने। एक टाइम हुआ था और आज का एक टाइम है। आईपीएल ने इंटरनेशनल क्रिकेट लीग के मामले में अपना डोमिनेशन
कंपटीशन बनाया हुआ है जहाँ कोई दूसरे क्रिकेट लीग पॉपुलर के आंकड़े में आईपीएल के आसपास भी नहीं आती है। इन द एंड और आखिरी में बीसीसीआई ने उन सभी प्लेयर को माफ करने का फैसला किया जिन्होंने आईसीएल ज्वाइन की थी। इस फैसले के पीछे बीसीसीआई की यही सोच थी कि आईसीएल के पास एक सिंगल प्लेयर भी नहीं बचना चाहिए। इस तरीके से बीसीसीआई ने न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी वाली कहावत को सच कर दिया। जब आप एक आईपीएल मैच के इवेंट नेचर को एंजॉय कर रहे हो तो एक बार सुभाष गोयनका के उस जज्बे के बारे में जरूर सोचना जहां उन्होंने अपने क्रिकेट के सपने को सच करने के लिए दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई से पंगा मोल लिया था। इस कहानी में हमने ये भी जाना कि कैसे कोई जिंदगी में सपना देखता है और उसे पूरा और कोई करता है और जीतता कोई और ही है। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही है। दोस्तों अगर आप ऐसे ही वीडियो किसी और टॉपिक पे देखना चाहते हैं तो हमें जरूर बताएं और जाते जाते अपने छोटे भाई का चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, कहा कि ऐसे ही वीडियो हम लाते रहते हैं।